हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो इसमें आज हम बात करने वाले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसका कुछ पोर्शन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बकल कैविटी के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अभी हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकी के जैसे ओइजोफेगस क्या होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद स्टमक के बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सभी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 2.4 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि हमारी जो टंग होती है उसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो हमने एक्टिविटी 2.4 की हेल्प से ये करने की कोशिश करी थी। अब नेक्स्ट है फूड पाइप, द फूड पाइप और ओइजोफेगस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फूड पाइप है जो कि बकल कैविटी से नीचे की तरफ हमारे गले से होता हुआ हमारी चेस्ट के अंदर से होते हुए, और ये स्टमक से कनेक्टेड होता है। ये स्टमक है हमारा, ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है। तो हम जैसे ही यहाँ से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो बकल कैविटी से होते हुए जब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि फूड पाइप की जो वॉल होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और ये ऊपर से इस तरीके से सिकुड़ जाती है और ये खाने को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से खाना नीचे की तरफ चलता रहता है ना। अब ये कह रही है, पहली बोल रही है कि खाना ठीक है नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब उल्टी होती है तो खाना ऊपर क्यों आता है, ठीक है, वो नीचे क्यों नहीं जाता। तो इसका आंसर ये हो सकता है, यहाँ इस क्लास 7 के लेवल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टमक है, अगर उसको कोई खाना पसंद नहीं आता है ना, यानी कि हमारा स्टमक किसी खाने को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो उसको वापस ऊपर की तरफ भेज देता है। तो इसका जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन से है। तो हमारे स्टमक से ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि ये खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए या फिर पेट के लिए, तो वो ब्रेन हमारे स्टमक को सिग्नल भेजता है, जिससे ये खाने में ऊपर की तरफ प्रेशर डाला जाता है और वो वापस से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि जब जब आपको उल्टी हुई है किसी चीज को खाने के बाद, तो उसके बारे में सोचें, उसका क्या रीजन रहा होगा उसके बारे में सोचें, और अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ इसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर बात आती है स्टमक की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टमक है। ठीक है, ये इसका थिक वॉल टाइप की स्ट्रक्चर है जो कि उल्टी जे की तरह लगती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे खाना यहाँ से आता है, फूड पाइप से खाना आता है, फूड पाइप से खाना आके यहाँ पे ये इसके अंदर रुक जाता है। ठीक, तो ये अंदर से क्या होता है, ये एसिडिक होता है मीडियम में। इसकी इनर लाइन जो होती है उसमें म्यूकस होता है। तो स्टमक की जो इनर लाइन होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, प्लस वो एचसीएल सीक्रेट करती है, और साथ ही साथ वो डाइजेस्टिव जूसेस को भी सीक्रेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाना आता है वो यहाँ पे मिक्स होने के बाद वो मीडियम में एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो डाइजेस्टिव जूस है वो खाने को पचाने में आसान रहता है उनके लिए रिएक्शन करना। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसी वजह से यहाँ पे ये मीडियम एसिडिक होता है, एचसीएल प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के अंदर। तो यहाँ से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, यानी कि स्टमक क्या है, एक बैग की तरह है जिसकी मोटी मोटी दीवारें हैं। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, यानी कि इसकी जो शेप है वो एक जे की तरह है। और इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है ये उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। और यहीं पे खाना आता है फूड पाइप से, एक एंड पे फूड पाइप से खाना आता है और दूसरी साइड ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। ठीक है, तो इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो म्यूकस सीक्रेट करती है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करती है। तो म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो है स्टमक की जो लाइनिंग है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। और एसिड यहाँ पे क्या करता है, वो जो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको मारता है, प्लस हमारे स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बनाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको अपना काम करने में हेल्प मिलती है। डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये बहुत ही एक हाईली कॉइल्ड एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, है ना। यानी कि ये इस छोटी जो आंत होती है वो कैसी होती है, आप अगर देखें तो ये आपको, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये इस तरीके से होती है। ठीक है, पूरा एकदम से ऐसे बहुत सारे इसमें कॉइलिंग होती है, घूमी रहती है अंदर से, और ये काफी लंबी होती है। ठीक है, अगर इसको निकाल के यहाँ से और सीधा किया जाए तो करीब करीब 7.5 मीटर के आसपास ये पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो ये हमारे स्टमक से जो खाना है जितना वहां पे डाइजेस्ट होता है वो उसके बाद बाकी पूरा आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें सीक्रेशंस निकलते हैं लीवर से और पेनक्रियास से, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है, प्लस लीवर और पेनक्रियास से भी कनेक्टेड होती है। और इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल्स हैं वो भी जूसेस सीक्रेट करती हैं। ठीक, तो लीवर एक रेडिश ब्राउन
ग्लैंड होती है जो कि हमारे पेट के अपर पार्ट में होती है, राइट साइड में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। ये करती क्या है, ये बाइल जूस सीक्रेट करती है जो कि एक छोटे से सैक में स्टोर रहता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब आप गॉल ब्लैडर की बात करें तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये लीवर से कनेक्टेड होता है, तो इसी में जो है बाइल जूस कलेक्ट रहता है। बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस बेसिकली जो फैट्स होती हैं उनके डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज क्या होता है, इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, है ना, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है ये, और ये स्टमक के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उन पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है हमारे स्टमक से वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट में पहुंचता है जहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, और जितने भी फूड के कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे यहाँ पे आके डाइजेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, या फिर चाहे जो हो, वो सभी की सभी छोटी आंत में नीचे की तरफ आने के बाद डाइजेस्ट हो जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैट जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लिसरॉल में, प्लस जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता कैसे है और किसकी हेल्प से होता है। तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना, यानी कि हमारी जो छोटी इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल्स में ब्लड वेसल्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, और वहां से फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ये सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो यहाँ पे फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है इनके एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, जहां से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें करीब करीब हजारों फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी बहुत ही उंगली की शेप जैसी जो है ग्रोथ्स होती हैं, इन्हीं को विली बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर विलस इसका साइंटिफिक नेम है, वैसे इनको विली बोलते हैं। तो इन विलीज का काम क्या होता है बेसिकली, तो इन विलीज का काम होता है ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे जो डाइजेस्टेड फूड में से जो सिंपलर सब्सटेंस है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, यानी कि जो विलीज होते हैं इनमें हर एक विली के पास जो है एक नेटवर्क होता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का, जो कि इसके सरफेस के पास होती हैं, है ना, विलीज के सरफेस के पास होते हैं, और यहाँ से जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, प्लस जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं वो फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहां पे जहां पे उनकी जरूरत होती है, ठीक है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। फिर वो वहां पहुंच के जो है वापस से फिर से जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वैसे जैसे प्रोटीन बना देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, यानी कि जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स होती हैं वहां पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और वहां से एनर्जी निकलती है, ठीक है। और जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेल्स में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ये आगे जो है डिटेल में आएगा आपका, अभी के लिए इसको हम इतना कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी शेप में चौड़ी होती है, लेंथ में कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, करीब करीब 1.5 मीटर के आसपास ये होती है लेंथ में। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, प्लस जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनको ये डाइजेस्ट कर एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट, यानी कि उसके बाद जो बचता है वो रेक्टम में पास हो जाता है और वहीं पे रहता है एज सेमी सॉलिड फेसिस, है ना। तो जिसे हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पॉटी होती है वही, तो ये जो फेशियल मैटर होता है ये यहाँ से कैसे निकलता है, एनस के थ्रू, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजेस्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जिन लोगों के गांव में, जो गांव में रहते हैं, जिनके घर पे गाय होती है, भैंस होती है, या फिर बाकी कोई घास खाने वाले जानवर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लगातार चबाते रहते हैं, चाहे वो बैठे हों, चाहे वो खड़े हों, चाहे वो खाना खा रहे हों या नहीं खा रहे हों। तो बेसिकली वो करते क्या हैं, तो वो
बहुत तेजी से जो है खाने को खाते नहीं है, वो सटकते हैं पहले और उसको जो है स्टमक के पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसको रूमेन बोलते हैं, है ना। स्टमक के अंदर उनके पेट में जो है एक्स्ट्रा जगह होती है जिसको रूमेन बोलते हैं, तो वहां पे उसको स्टोर कर लेते हैं वो जल्दी जल्दी, और उसके बाद ये वहां पे पार्सली डाइजेस्टेड होता है ना। तो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, और पार्सली डाइजेस्ट होने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं कड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाद में ये कड जो है वापस से ये इनके माउथ में आता है छोटे छोटे लम्प्स में, और जो जानवर होते हैं उसको ये चबाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन, ठीक है, र्यूमिनेशन इसको बोलते हैं। और ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स, ओके। तो ये जो घास है, घास जो होती है वो सेल्यूलोज रिच होती है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो र्यूमिनेंट होते हैं जिनमें कि कैटल्स आते हैं, हिरन वगैरह आते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है रूमेन में, है ना। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है रूमेन में वो डाइजेशन में हेल्प करता है सेल्यूलोज के। और कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पेट में ये बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं होता। अब जैसे कुछ एनिमल्स हो गए, जैसे घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, इनके पेट के अंदर एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीसम बोलते हैं, ठीक है, सीसम, बिटवीन द ऑइजोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो खाने की नली होती है और जो छोटी आंत होती है उसके बीच में ये सीसम होती है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो है फूड का वो यहीं पे डाइजेस्ट होता है। तो फूड का जो सेल्यूलोज है वो यहीं पे डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन में जो प्रोसेस होता है उसमें बैक्टीरिया काम करता है इसको डाइजेस्ट करने में, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से अगर तुम घास खाओगे इंसान होने के बावजूद भी, तो घास तुम्हें हेल्प कर सकती है भूख मिटाने में, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसमें जो सेल्यूलोज बनेगा वो तुम पचा नहीं पाओगे और धीरे धीरे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फेल हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिकली हमने पढ़ा है एनिमल्स के बारे में जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ना तो मुंह होता है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनके बारे में क्वेश्चन उठता है कि वो फिर अपना खाना कैसे लेते हैं और कैसे उसको पचाते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है इसमें हम इसी की बात करेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो ये जो सेक्शन है ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अमीबा क्या है, बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये, जो कि तालाब के पानी के अंदर पाया जाता है। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा में, जो कि राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। ये अमीबा का फिगर है, इसमें ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये हो गए वैक्यूल्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, ये सारे के सारे क्या हुए, वैक्यूल्स, ओके। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, डायग्राम से ही समझ लेते हैं। तो ये जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो ये अपनी शेप चेंज करता है, इसकी जो ये आउटर लाइनिंग है ये चेंज हो जाती है, और ये धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होते हुए इसको ऐसे कर लेता है, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाता है और इसको ये बॉडी के अंदर खींच लेता है और उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि इसके पास ना तो कोई माउथ है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन फिर भी नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि ये अपना काम चला लेता है, ठीक है। तो ये जो फॉल्स फीट मूवमेंट होती है, यानी कि ये जो इसकी शेप चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है, इसको बोलते हैं ये कैपेसिटी किस बॉडी पार्ट की वजह से होती है, ये जो लाइनिंग है ना। तो ये इसके फीट की तरह एक्ट करती है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं सूडोपोडियम, है ना, यानी कि फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो होता क्या है कि जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसको सेंस होता है कि फूड है इसके आसपास, तो ये जो अपना सूडोपोडिया है उसको उस खाने के उस पार्टिकल के चारों तरफ पहुंचा देता है और उसको अंदर अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो फूड जो है वो फंस जाता है फूड वैक्यूल्स में, ओके। डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल में, और दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन, यानी कि वो जो फूड आया है, फूड पार्टिकल आया, उस पर वो एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ये ग्रोथ के लिए यूज होता है अमीबा की, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि एक सेल से बाकी सेल्स बनानी हो तो उसके लिए भी इस फूड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बचा हुआ जो रह जाता है, उसको क्या करता है ये, जैसे इसने खाना अंदर खींचा था वैसे ही ये वैक्यूल से उसको बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो क्या हुआ फिर यहाँ पे कि डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, है ना, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो सिंगल सेल हो, सभी में मेन चीज यही होती है कि खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, वो बॉडी में स्टोर हो जाती है और जैसे जैसे उसकी नीड होती है वैसे वैसे वो खर्च होती रहती है। तो आने वाले जो आगे के चैप्टर हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, और जो
छोटी इंटेस्टाइन है वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके और हमारी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पे कैसे पहुँचता है। ठीक है, आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।